नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। बिहार के मुजफ्फरपुर से दर्दनाक और अफसोसनाक खबर। पिछले एक पखवाड़े में बिहार में 125 से ज्यादा और अकेले मुजफ्फरपुर में 108 और अकेले श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 90 से ज्यादा बच्चों की चमकी से मौत की खबर आती है। अबला माँ का कलेजा फट जाता है जब उसकी आंखों के सामने ही उसके जिगर का टुकड़ा दम तोड़ देता है। चमकी से हो रही मौतों ने पूरे देश को चौंका दिया कि एक ऐसा बुखार जिसने 100 से ज्यादा नौनिहालों को काल के गाल में समेट लिया। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया और हर केंद्रीय मदद का भरोसा दिलाया। और अब केंद्रीय टीम भी मुजफ्फरपुर पहुंच गई है। और इस सबके बीच 100 से अधिक मौतों के बाद, एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद, आज सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर का दौरा किया, बच्चों का हाल जाना और बच्चों के अभिभावकों से मिले। लेकिन सबके पीछे एक सवाल भी छोड़ गए कि कहाँ था सुशासन, कहाँ था प्रशासन। क्यों होती हैं हर साल बिहार समेत देश के हर हिस्से में, अनेक हिस्सों में दिमागी बुखार से मौतें? क्यों सूनी हो जाती हैं सैकड़ों माताओं की गोद? क्यों बुझ जाता है किसी घर का चिराग? आज हम चर्चा में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और पड़ताल करेंगे कि क्यों होता है दिमागी बुखार का कहर, क्या है जानलेवा बीमारी दिमागी बुखार का कारण और क्या हो इसका निवारण। चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर नरेश गुप्ता जी, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रचना सहगल जी। हम दोनों खास मेहमान से चर्चा करेंगे, लेकिन हम साथ ही जुड़ेंगे अपने संवाददाता कुमार आलोक से, जो कि मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। हम चर्चा जारी रखें, जमीनी पड़ताल करें, लेकिन आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि दिमागी बुखार या कहें चमकी बुखार बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा है। बच्चे रोजाना इस बीमारी के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। पिछले 17 दिनों में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को हालात का जायजा लेने मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 1.5 घंटे तक अस्पताल का निरीक्षण किया और पीड़ित बच्चों के अभिभावकों के साथ मुलाकात की। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और वो राज्य सरकार को हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। Whatever is required more, I have advised them and we have promised every possible support to the state government. We are monitoring the whole thing every hourly. वहीं चमकी बुखार को लेकर राज्य प्रशासन भी काम में जुटा हुआ है। मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि आंगनबाड़ी और एएनएम कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया है कि वो बच्चों को ओआरएस का घोल पिलाएं। साथ ही डीएमसीएच और पीएमसीएच के डॉक्टरों को भी एसकेएमसीएच भेजा जा रहा है। मरीजों को पहुंचाने में उनको किसी भी तरह का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। या तो सरकारी एम्बुलेंस है तो सरकारी एम्बुलेंस, और किसी भी गाड़ी से आते हैं उनको हम लोग रिम्बर्स करेंगे पैसा, और फ्लैट रेट पर 400 रुपये हम लोग रिम्बर्स करेंगे। कुछ चिकित्सकों को डीएमसीएच से और पीएमसीएच से भेज रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ जाके उनको सप्लीमेंट करेंगे। जितने आशा कार्यकर्ता हैं, एएनएम हैं, जितनी आंगनबाड़ी के लोग हैं, सबके माध्यम से सभी घरों तक, अगर अभी तक ओआरएस नहीं पहुँचा है तो ओआरएस का घोल पहुँचना चाहिए और घर अभिभावक को बताना चाहिए कि ओआरएस बहुत महत्वपूर्ण है। शाम में अगर नहीं भी जरूरत लगता है तब भी आप ओआरएस घोल बच्चों को पिला दें। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए जिले के जिलाधिकारी ने कहा कि 5 सदस्यों की एक टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं राज्य सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जहां-जहां के बच्चे इस रोग से ग्रसित हुए हैं उनकी सोशल प्रोफाइलिंग कराई जाए ताकि इस बीमारी के कारक तत्वों का पता लगाया जा सके। संबंधित परिवारों की आय, साथ ही साथ व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, उनके घरों की स्थिति, शौचालय की स्थिति, उनके यहाँ पीडीएस राशन कार्ड एवं पीडीएस राशन के वितरण की स्थिति, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी पहले से थी और उसका मैनिफेस्टेशन 3-4 दिन बाद हुआ जब स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई। इन सब बातों पर एक सोशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया है, जिसको कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट करा लिया जाना है। वहीं बिहार से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने इंसेफ्लाइटिस से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
बीमारी के दौरान जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। सरकार हमारी काम कर रही है, डॉक्टर भी दिन रात से लगे हुए हैं। जो सूचना मिली थी कि जो भी मृतक परिवार हैं उनको 4-4 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कहा है। इस बीच श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जो अपने अस्पताल में 291 भर्ती हो चुके हैं, 89 डिस्चार्ज हो चुके हैं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की थी। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और एम्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। हर्षवर्धन ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के संग SKMCH अस्पताल का दौरा भी किया था। तो बिहार से इस साल ये दर्दनाक खबर आई है और देश के अनेक हिस्सों में पिछले कई वर्षों से इस तरीके से खबरें आती रहती हैं। क्या कारण है इंसेफ्लाइटिस का, क्या निवारण है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता जी और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना सहगल जी। डॉक्टर नरेश गुप्ता जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं है बिहार से ये जो खबर आई है, कभी असम से आती है, कभी उत्तर प्रदेश से आती है, कभी अन्य राज्यों से। क्यों समय रहते, क्योंकि पता होता है कि एक सीज़न होता है, एक विशेष समय आता है, उस समय में इंसेफ्लाइटिस से इस तरीके की बीमारियां बढ़ सकती हैं। क्यों समय रहते काबू नहीं पाया जाता, कमी कहाँ रह जाती? देखिए, ऐसा है कि जब हम बीमारियों को देखते हैं इसको एक संदर्भ में देखना चाहिए। एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम को आज देख लिया, 2 महीने बाद डेंगू को देख लिया, फिर चिकनगुनिया को देख लिया, फिर इन्फ्लुएंजा को देख लिया। ऐसे नहीं हो सकता है। ये सारी अप्रोच हो, ये होलिस्टिक अप्रोच हो, क्योंकि ये सारी बीमारियां जो आपस में देखेंगे आप जुड़ी हुई हैं। एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम और डेंगू दोनों एक ही तरह के वायरस में आती है, मच्छर से फैलती हैं, चाहे मच्छर थोड़ा अलग हो जी। तो जब हम इसको देखते हैं, पीसमिल अप्रोच करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि वही मच्छर कई तरह के वायरस फैला रहे हैं जी। और वो जो वायरस फैलते हैं उसके कुछ कारण होते हैं। जब वो मच्छर ज़्यादा पनपेंगे, ज़्यादा मात्रा में वायरस होगा, ज़्यादा मच्छर काटेंगे, तो उस हालत में जो एहतियात करने चाहिए वो शुरुआत में जो सर्वेलेंस है वो हमारी थोड़ी और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जी। शुरू में अगर वो पकड़ में आ जाएगा तो कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। एक बार आग की तरह फैलता है तो बहुत कोशिश होती है तो भी मुश्किल से कंट्रोल में आता है जी। डॉक्टर रचना सहगल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई बहुत महंगी दवाएं नहीं है, कोई दवाएं भी ऐसी नहीं कि जो अप्राप्य हों, कोई दवा भी ऐसी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा शोध होना हो, जापानी इंसेफ्लाइटिस हुआ या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम हुआ या फिर दूसरे वो हुए। तो फिर सवाल वही कि क्या उपलब्धता किस रूप में आप देखती हैं अस्पतालों में, और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र अगर छोड़ दें तो दवाएं इतनी अप्राप्य नहीं है कि CSCs पे, मेडिकल जो PSCs हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर उपलब्ध ना हो? देखिए, ये जो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस या बाकी वायरल इलनेसेस हैं, इनका अभी तक तो जो मेन ट्रीटमेंट का पार्ट है वो सपोर्टिव केयर है। यानी कि बच्चे का टेम्परेचर ठीक रहे, तापमान सही रहे, उसकी ब्लड की शुगर ठीक रहे, उसका हाइड्रेशन ठीक रहे, तो ये सपोर्टिव केयर मिलती है। जो दवाएं आप सोचें वायरल एन्सेफेलाइटिस के लिए बहुत कम दवाएं एक्चुअली बनी है जी। उस पर अभी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और जो शोध हो रहे हैं, और हो सकता है कुछ ड्रग्स तो अभी जैसे KGMC में मीनोसाइक्लिन पर उन्होंने शोध किया है और कुछ नए ड्रग्स भी आए हैं, बट वो अभी ट्रायल फेज में ही हैं जी। हम चर्चा जारी रखेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ, लेकिन हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर से। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, आज लगभग 1 पखवाड़े बाद मुख्यमंत्री भी पहुंचे मुजफ्फरपुर, लोगों से हालचाल जाना, बच्चों के अस्पताल में वो पहुंचे, अभिभावकों से मिले। अभी ताज़ा हालात क्या हैं अस्पताल की स्थिति? ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 600 का बेड, 900 से ज़्यादा बच्चों की वहाँ पर तादाद बीमार। अभी हालात कैसे? अभी जो हालात है 90 मौत श्री कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल में हो चुकी है। इसके अलावा केजरीवाल हॉस्पिटल जो है, जो निजी हॉस्पिटल है, वहाँ पर 19 मौतें हो चुकी है। तो 109 के करीब मौत अभी जो पुष्टि सरकारी जो गजट उनका आता है, सरकारी जो बुलेटिन आती है उसके अनुसार। लेकिन अगर हम इंतजामात की यहाँ बात करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि आज मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने जब 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक यहाँ पे वो रहे,
उनके साथ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी थे, चीफ सेक्रेटरी थे उनके साथ हेल्थ सेक्रेटरी बिहार थे। तो एक व्यापक उन्होंने प्लानिंग की है कि किस तरीके से इस रोग पर कंट्रोल किया जाए, और रोग जब तक कंट्रोल नहीं हो रहा है तो रोगियों पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारे मेजर्स उन्होंने उठाए हैं और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, जिसमें सबसे पहला है कि 50 बेड का जो आईसीयू है बच्चों का पेडियाट्रिक आईसीयू, उसको 100 बेड में तब्दील करने का 1 महीने के अंदर। इसके अलावा जो जनरल बेड, जो जनरल आते हैं पेशेंट ओपीडी के लिए, उनका भी बेड 900 के करीब है, तो उसको भी 1500 करने की बात है, और कुछ दिनों के बाद उसको 2500 करने की बात है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात की गई है। दूसरी चीज़ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ नीतीश कुमार ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि जो इस रोग से ग्रसित हुए हैं उनके पूरे परिवार का सोशल ऑडिट किया जाए 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर सोशल ऑडिट का काम शुरू होगा, जिसमें तमाम तरह के क्वेश्चनायर होंगे कि लड़के को जब इंसेफ्लाइटिस हुआ, जब हॉस्पिटल में आया तो क्या वो रात को खाना खाया था कि नहीं, क्या उसने लीची का सेवन किया था या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनायर हैं जिसको क्या बुखार कभी उसको हुआ था, मलेरिया कभी उसको हुआ था, क्या राशन कार्ड में उस परिवार को राशन समुचित मिल रहा था कि नहीं, कि क्या सचमुच कुपोषण का शिकार था बच्चा। तो ये सारे क्वेश्चनायर सोशल ऑडिट के दौरान तय किए जाएंगे, तब जाकर एक हालांकि इससे पुष्टि तो नहीं होगी कि बीमारी का लक्षण क्या है, लेकिन एक पुष्टि जरूर होगी कि उसके आसपास जरूर पहुंचा जा सकेगा कि आखिर ये बीमारी कैसे फैलती है। आलोक, आपसे संक्षेप में एक चीज और जानना चाहेंगे कि केवल तो मुजफ्फरपुर ही नहीं, आसपास वैशाली, पूर्वी चंपारण और बहुत सारे 12 जिले भी इस तरीके की बीमारी की चपेट में, वहां के लिए भी क्या कुछ एहतियातन? देखिए, अगर डेथ टोल की बात की जाए तो 109 अगर मुजफ्फरपुर में सिर्फ हुआ है तो, लेकिन अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो 136 से भी अधिक हो चुका है। और उसमें जो सटे हुए सीमावर्ती जिले हैं मुजफ्फरपुर के, उसमें वैशाली है, मोतिहारी है, सीतामढ़ी है, समस्तीपुर है, और आज बेगूसराय जिले में भी 2 डेथ कंफर्म हुए हैं। तो ये बीमारी आसपास के क्षेत्रों में भी फैली है, और कहा यही जा रहा है कि जहां आम और लीची के बगीचे हैं वहां जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, चाइनीज पेस्टिसाइड का स्पेशली जो यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये तो शोध का विषय है, और शोध में क्या होगा वो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय कंट्रोल करने की पूरी कोशिश प्रशासन कर रहा है इस रोग पर। लेकिन चलते चलते बस ये पूछेंगे कि क्या जैसे नीतीश कुमार के पहुंचने पर बहुत सारी व्यवस्था मुस्तैद हो गई होगी, चद्दर बड़े साफ कर दिए जाते हैं, फिर गंदे चद्दर, या फिर उतनी ही मुस्तैद व्यवस्था? बेहद संक्षेप में, एक अस्तर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी कोई वीआईपी, हम वहां यहाँ 3 दिन से, जब भी कोई वीआईपी विजिट करता है तो उसके पहले सारी व्यवस्थाएं एकदम चुस्त और दुरुस्त कर दी जाती है। लेकिन जैसे वीआईपी मूवमेंट वहां से हट जाता है, उसके बाद फिर चीजें लचर होनी शुरू हो जाती है। और ये हमने महसूस किया, ये देखा, ये डॉक्टरों में भी हमने देखा, ये नर्सेज में भी देखा, और ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें देखने को मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक हमसे जुड़ने के लिए और जमीनी सच्चाई बताने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए चर्चा में हमारा विशेष कार्यक्रम कि क्यों होती है हर साल इंसेफ्लाइटिस से मौत। रेमंड प्रेजेंट्स लुक गुड डू गुड। अब आपके पुराने कपड़े किसी और के काम आ सकते हैं। लाइए उन्हें रेमंड स्टोर पर और पाइए नए शर्ट या ट्राउजर पे फ्री स्टिचिंग। तो आइए मिलकर कुछ अच्छा करें। रेमंड, द कंप्लीट मैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। नाड़ी शोधन प्राणायाम।
Sit in any comfortable position. Close the eyes and relax the whole body. Keep the left palm in Jnana Mudra and right hand in Pranayam Mudra like this. Close the right nostril with the thumb. Now inhale through left nostril. Close the left nostril. Exhale slowly through the right nostril. Now inhale through the right nostril and exhale through the left nostril. This is one round. Repeat it for 4 rounds. विश्व बंधुत्व के भाव और ग्लोबल फ्रेंडशिप को आज योग एक नई ऊर्जा दे रहा है। Racing has taken me all over the world, but when I put on the helmet, I am still in India. India, where I found yoga. Slow down, breathe. I have breathed in India's magic. I have felt its warmth. Yoga has taught me the truth about life and motorcycles. That the more still you are, the further you can go. Incredible India. बेटा, अरे माँ जी आप कौन हो? ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तूने हेलमेट पहना है कि नहीं। अरे यहीं तक तो जाना है, ऊपर से इस गर्मी में हेलमेट से इतना पसीना छूटता है। भगवान ना करे इतने से सफर में तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो तुम्हारे पूरे खानदान के पसीने छूट जाएंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं माँ जी। अरे माँ जी सुनिए तो, शुक्रिया। आप भी माँ जी की बात सुने और हेलमेट जरूर पहने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Padhastasana. From the starting posture with feet 2 inches apart. Inhale slowly and raise the arms upwards from the front. Stretch up the body from the waist. Exhale and bend forward at the level of hip joints until both the palms rest fully on the ground. Maintain the final position for 3 to 10 breaths. Inhale. Come up slowly to the upright position and stretch the arms above the head. Exhale and come back to starting posture and relax. Free from illness, a path to wellness, that is the path of yoga. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज इंसेफ्लाइटिस की कारण और बचाव की। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता जी और हमारे साथ हैं रचना सहगल जी। डॉक्टर नरेश गुप्ता जी, हमने अभी देखा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सोशल प्रोफाइलिंग होगी, बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जाएगा। ये किस तरीके से मददगार होगा, कितना ज़मीनी तौर पर? देखिए मददगार होगा, लेकिन हम लोग जैसे डॉक्टर लोग देखते हैं उसमें 2 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं इसके। एक जैसे मैंने कहा सर्वेलेंस का है जी। सर्वेलेंस का मतलब ये है कि शुरू में हमको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है ये फैलना शुरू हो गया है। नहीं, शुरू तो हो गया है। इसी ये सिंड्रोम कहने का मतलब ऐसे होता है जैसे हमने किसी को अब बुखार है जी। अब बुखार का तो कोई मायने नहीं है ना, मलेरिया है, टाइफाइड है, निमोनिया है, क्या चीज़ है जी। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम में 1 दर्जन कारण आते हैं, ज़्यादा ही आते हैं एक्चुअली जी। उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं जी। और वायरस में जापानीज एन्सेफेलाइटिस आइडेंटिफाई हुआ है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में थोड़े भिन्न भिन्न वायरस भी हो सकते हैं, बट वो सारे उसके अंतर्गत आते हैं। वायरस के अलावा बैक्टीरिया, पैरासाइट, टॉक्सिन, केमिकल्स भी आ सकते हैं जी। उसी के लिए किसी ने लीची को बीच में छोड़ा हुआ है। अभी हमने पेस्टिसाइड की बात सुनी, वही हम हीट स्ट्रोक की बात सुनी। नहीं तो सुनिए ना, सर्वेलेंस का मतलब ये होता है कि साइंस इतनी सक्षम है कि शुरू के जब कुछ केस आए या आज की हालत में भी हम पहले उसे पक्का कर लें कि ये किस वजह से है। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जापानीज एन्सेफेलाइटिस से अगर है, वायरस से है, कोई भी वायरस है, उसका डायग्नोसिस हम कर सकते हैं खून का टेस्ट करके, रीढ़ की हड्डी से जो पानी आता है निकाल के, MRI से, PCR से, किसी से भी कर सकते हैं। पेस्टिसाइड का भी हो सकता है, शुगर का भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से चल रहा है हम ये मान के चलेंगे ये वायरस की वजह से है कि जो कि सबसे कॉमन होता है जी। अगर वो वैसा ही है तो दूसरा फिर आएगा कि हम इसकी प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे करें। और रोकथाम करना कोई मुश्किल नहीं है।
रोकथाम लेकिन तभी होगी जब हमने सर्वेलेंस के बाद डायग्नोसिस पक्का कर लिया जी। अब अगर इसमें देखा जाए, अगर हम ये मानते हैं कि मच्छर की वजह से फैल रहा है, जो कि आर्बो वायरस में आते हैं, कई सारे वायरस आते हैं, तो मच्छर को पनपने से रोकना है। मच्छर जो इसका होता है वो मलेरिया की तरह नहीं होता है, वो साफ पानी पसंद होता है। थोड़ा सा कहीं पे पानी इकट्ठा है उसमें आ गया, वहाँ भी वो पैदा होता है, राइस में, फील्ड में आ जाता है जी। और उसमें जो मच्छर आता है वो अपना वायरस तो अंदर रखता है, लेकिन इंसान के अंदर वो वायरस आ जाते हैं तो वायरस का फायदा नहीं होता है, क्योंकि इंसान को अगर उसने मार दिया तो कहाँ से जिंदा रहेगा। जी जी। तो वो कहीं और जिंदा रहता है और पानी में जो पंछी रहते हैं ना, पक्षी जी, उनके अंदर वो रहता है। हाँ, तो ये रोकना पड़ेगा। और वैक्सीन इतनी सक्षम है, जी। वैक्सीन इतनी सक्षम है कि ऐसी हालात में अगर ये बढ़ रहा है तो वैक्सीन ही एक इसका उपचार है जी, हाइजीन इसका उपचार है जी। मच्छर। डॉक्टर रचना सहगल जी, आपसे जानना चाहेंगे, टोटल वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 60 ऐसे ज़िले चिन्हित किए गए थे कि जहां पर इस तरीके का अगर जापानी इंसेफ्लाइटिस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, वहां पर माल न्यूट्रिशन है, जो भी अन्य कारक है जिनकी वजह से ये फैलता है, उसको हम समाप्त करेंगे। ये कितना मददगार साबित हुआ? अब 19 चल रहा है, साथ ही साथ आपको ये लगता है कि कितने हमारे रूरल CSCs PSCs कितने वेल इक्विप्ड हैं और कितना असर पड़ा है अगर इस मिशन मोड में जो काम करने की घोषणा की गई थी उसको देखते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, लेकिन इसमें ना नागरिकों की जागरूकता बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। इनफैक्ट जैसे शेड्यूल में जो डाला गया 2 डोजेस बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए भी 1 डोज कही गई, तो बहुत से इलाकों में वैक्सीन लेने को तैयार नहीं होते हैं, जो कि गलत चीज़ है। अगर सरकार ये प्रोवाइड कर रही है तो आगे बढ़ चढ़ के नागरिकों को भी ये लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे डॉक्टर नरेश ने बोला, मच्छरों से बचाव, ये भी एक नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मच्छरदानी लगाएं, मच्छर के स्प्रे इस्तेमाल करें, पूरी बाजुओं के कपड़े पहने साथ में, क्योंकि कारण केवल अभी इतना क्लियर है नहीं कि ये वायरल एंसेफ्लाइटिस ही है या फिर कोई और कारण है। हाँ, तो जो जनरल प्रिवेंशन है, तरीके से नहीं कर रहा, लेकिन हर साल मौतें होती हैं, कारण खोजे जाते रहते हैं और वो पता भी नहीं चल पाता। डॉक्टर नरेश गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में BRD मेडिकल कॉलेज में इसी तरीके से घटनाओं में काफ़ी बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने एक दस्तक करके कार्यक्रम चलाया, एक कैंपेन चलाया लोगों की हैबिट्स बदलने के लिए, सैनिटेशन के लिए, बिहेवियरल चेंज के लिए और साथ ही साथ 100% वैक्सीनेशन के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति काफ़ी काबू में, ये क्या अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मिश्रा जी, आपने अच्छा है कि ये बात को उठाया कि जहाँ यूपी में वो भी पीछे नहीं था, उसमें भी ऐसी मौतें होती थी, इन्फेक्शन भी आती थी, एक्यूट AES भी आता था जी। लेकिन उन्होंने जो प्रोग्राम करा है उसके तहत एक ही साल में 1/3 रह गई उनकी जो डेथ थी जी, और उसके बाद इस साल तो है ही नहीं। तो ये जो है बड़ा कारगर प्रोग्राम है। और उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा कि सब जो है लोग करेंगे, सिटीजन का काम है, सारा काम सिटीजन का भी नहीं हो सकता है। अब वैक्सीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, वो सबको लगाना है, जागरूकता लानी है जी। मैं ये भी मानना चाहूँगा कि वैक्सीन दुनिया भर में वैक्सीन के अगेंस्ट भी कैंपेन चलते हैं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वैक्सीन बंद कर दें, क्योंकि वैक्सीन जो है अगर हम शुरू करेंगे तो 90-99% जो भी लेंगे वो बहुत अच्छा कारगर रहेगा। मच्छर के अगेंस्ट उन्होंने फॉगिंग है, पानी इकट्ठा करना है, लोगों को जागरूकता है, नेट है, एंटी मस्किटो है, वो सब की सब चीज़ें शुरू करी और उस लेवल पे सोशल और सोशियो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स दे सकते हैं उससे काफ़ी लोगों में चेंज आया, उससे चेंज आएगा। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी वो काफ़ी बदली भी। और एक चीज़ और है, हमको ये भी मान के चलना चाहिए कि हम जो है सिर्फ एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जो कि सिंड्रोम है उसको नहीं अटैक कर रहे हैं। अगर हम इसको लेके चलेंगे तो और 2 महीने बाद हमारी और जो बीमारियां आती हैं वो भी कम आएंगी, डेंगू चिकनगुनिया कम आएगी, कैसर फॉरेस्ट डिजीज कम आएगी जी, हेपेटाइटिस का सारी की सारी पूरा एक चक्र होता है, उसमें भी चक्र होता है। उसको सोच के चलेंगे तो जो फायदे हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश जी और डॉक्टर रचना सहगल जी, आप स्टूडियो में आए और आप लोगों ने विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन तमाम दावों और प्रतिदावों के बीच ये कड़वी सच्चाई है कि हर साल सैकड़ों की तादाद में नौनिहाल काल के गाल में समा जाते हैं। ये भी सियाह सच्चाई है कि बलाएं ले रहे थे लोग सारे, मगर बच्चा है फिर सहमा हुआ है। दिमागी बुखार या इंसेफ्लाइटिस कोई बेकाबू बुखार नहीं है, बस ज़रूरत है कि समय रहते इसका बचाव हो, एक होलिस्टिक अप्रोच हो और उसे जड़ से ख़त्म करने का बुखार बस लोगों के दिमाग में चढ़ जाए। हम बस यही कह सकते हैं कि इसे बच्चों के दामन से हटाओ, इसे बच्चों के दामन से हटाओ। ये मुश्किल इस कदर भारी नहीं है।
चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।